नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सेल्फ अनुराग गर्ग एजी सर। आज मैं यहाँ पर आया हूँ ऑर्गेनिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आज इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, इसको मैं स्टार्ट करूं उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेंस ले लें हम या फिर एडवांस की हम बात करें, दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए ये जो टॉपिक है ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल इसमें से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो अब ये हमारी ड्यूटी बनती है कि इस चैप्टर को हम लोग बहुत केयरफुली, बहुत अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब देखिए, इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करें उसके पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि इस टॉपिक में हम 5-6 टाइप के जो चैप्टर्स होंगे उसको हम लेंगे। जैसे बेंजीन चैप्टर हम लेंगे, बेंजीन के अलावा क्लोरोबेंजीन की हम बात करेंगे, क्लोरोबेंजीन के अलावा टोल्यूइन, फिनॉल, एनिलीन, बेंजल्डिहाइड, इस टाइप के हम सभी कंपाउंड्स की बात करेंगे। नाइट्रोबेंजीन की भी हम लोग बात करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखिए, जनरली होता ये है कि जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक का, तो हम लोग क्या करते हैं, सीक्वेंस क्या रखते हैं, पहले उस चैप्टर का हम लोग फॉर्मेशन मेथड लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर इस एरोमेटिक में हम लोग पहले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की हम केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। अरे बात समझ, पहले हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। सबसे इंपोर्टेंट पार्ट यही है। 90% चांस ये मान के चलिए कि इसी में से ही आने का होता है क्वेश्चंस का। फॉर्मेशन वगैरह की बात हम बाद में करेंगे, वो तो बिल्कुल इजी पार्ट है, उसमें तो कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। अरे बात समझ में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इनकी मेन जो रिएक्शन होती है वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, शॉर्ट में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं SEAR, मीन्स एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए होता क्या है इस रिएक्शन में। जैसे हम कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले, ये हमने मॉलिक्यूल यहां पर लिया बेंजीन। अगर इसकी रिएक्शन हम किसी रिएजेंट से कराएं, किस टाइप का रिएजेंट, कुछ इस टाइप का ENU टाइप का। E का मतलब ये है कि इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज। इसको हमने बोला इलेक्ट्रोफिलिक और इसको हमने बोला न्यूक्लियोफिलिक। तो अगर बेंजीन या किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन ऐसे रिएजेंट से कराएं तो एज ए प्रोडक्ट यहां पर कंपाउंड बनता है E, एक तो ये बनता है, साथ में बनता है HNU। तो देखो, इससे इसका बनना ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। ऐसा क्यों, समझना। यहां पर इस वाले बेंजीन में हर एक कार्बन के पास क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन, ये हमको पता है। इट मीन्स इस वाले कार्बन पर भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो इन पर भी, पर ठीक है हमने सिर्फ इसी को शो करा है। तो जब इसका रिएक्शन इससे होता है तो होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ये इस हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके खुद आ जाता है। तो इलेक्ट्रोफाइल ने हाइड्रोजन को रिप्लेस करा, इसलिए क्या बोला, सब्स्टिट्यूशन। और रिप्लेस किसने करा, E ने करा। और E पे चार्ज क्या था, पॉजिटिव था। पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रोफाइल ने रिप्लेस करा, इसलिए इसका नाम हुआ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये तो एक स्टैंडर्ड रिएक्शन जो ऑलमोस्ट हर एक टाइप का एरोमेटिक कंपाउंड शो करता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये रिएक्शन हुआ कैसे। चलिए ठीक है, इसके मैकेनिज्म की हम लोग बात कर लें। तो देखिए मैकेनिज्म क्या होगा इसका, ये हमने लिखा है यहां पर मैकेनिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया स्टेप फर्स्ट। अब देखिए स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, यहां पर ये बेंजीन हमने लिया, इस पर ये ENU, ये रिएजेंट। ओके, से क्या होगा, देखो हमें पता है जो बेंजीन मॉलिक्यूल होता है ये एक न्यूक्लियोफाइल होता है। ये न्यूक्लियोफाइल की जैसे बिहेव करता है। क्यों करता है न्यूक्लियोफाइल की जैसे बिहेव, बिकॉज बेंजीन में क्या प्रेजेंट होते हैं,
पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए बेंजीन रिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है तो रीजन के किस पार्ट को अट्रैक्ट करेगा, किस पार्ट से बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट से। इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट यहाँ पे कौन है, ई, इस पर डेल प्लस और इस पर डेल माइनस ई चार्ज हम मान रहे हैं। तो क्या होगा, इसकी प्रेजेंस में ये जो पाई बॉन्ड है, वैसे तो बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होते हैं, बट तीनों में से कोई भी एक पाई बॉन्ड, मान लीजिए ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड इन 2 कार्बन के एटम के बीच में प्रेजेंट है, तो ये पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन पर शिफ्ट होंगे, या तो इस पर या फिर इस पर। चलो हमने मान लिया इस पर शिफ्ट हुए, तो कैसे शिफ्ट हुए, ये पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो गए। ऐसे होने से क्या हुआ, इस पे चार्ज क्या होगा, डेल नेगेटिव और इस पर डेल पॉजिटिव। तो ओवरऑल ये न्यूक्लियोफाइल है, तो इसका जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होगा, नेगेटिव चार्ज जो कार्बन होगा, वो इस इलेक्ट्रोफिलिक एटम पर अटैक करेगा। अटैक करने का मतलब इससे बॉन्ड बनाएगा, देन ये बॉन्ड ब्रेक होके कहां चला जाएगा, NU पे शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो बना कौन, यहां पे बनेगा E, ठीक है, इस पे चार्ज पॉजिटिव, यहां पे डबल और यहां पर भी डबल। ये पहला एक ऐसा कार्बोकेटायन बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा, इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। कार्बोकेटायन है, इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और ये एक स्टेबल कैटायन होता है। रीजन आपको समझ में आ रहा होगा कि ये स्टेबल कैटायन क्यों है, बता सकते हो, सोच के जवाब दीजिए, बताइए। मैं कह रहा हूं कि ये एक स्टेबल कैटायन है, रीजन बताइए, समझ में आ चुका होगा, रेजोनेंस। ये दोनों पाई बॉन्ड यहां पर इस पॉजिटिव चार्ज के कंजुगेशन में है, तो रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होगा तो आरएस बनेंगे। बताइए इसका सेकेंड आरएस क्या होगा, ये आरएस नंबर फर्स्ट, तो ये इसका हमने आरएस सेकेंड लिया। कैसे लेंगे बताइए, ये पाई बॉन्ड यहां से यहां पर डी लोकलाइज्ड हो जाएगा। चलिए ठीक है, डी लोकलाइज्ड हुआ, बनेगा क्या, यहां पर ई, ये डबल बॉन्ड, देन यहां पे चार्ज पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। क्योंकि अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, तो एक स्टेप मतलब एक आरएस और बनेगा, ठीक है, वो भी बना सकते हैं। ये हमने लिया यहां पर एक आरएस और ये लिखा डबल बॉन्ड, यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव, देन यहाँ पर ई, ठीक है। तो ये इसके 3 आरएस। अब चूंकि ये 3 आरएस है, तो इसका एक रेजोनेंस हैबिट भी होगा। बताइए रेजोनेंस हैबिट क्या बनेगा इसका रेजोनेंस हैबिट बनेगा कुछ इस टाइप का। यहाँ पे लेंगे ई, देन यहाँ पर ये पार्शियल पाई बॉन्ड इस टाइप से, ठीक है, और चार्जेस यहां पर भी डेल पॉजिटिव एंड डेल पॉजिटिव, तीनों कार्बन पर चार्ज डेल पॉजिटिव होगा। अब देखो इसके नेमिंग, इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना। ये एक नाम और होता है इसका व्हीलेंड कॉम्प्लेक्स, व्हीलेंड कॉम्प्लेक्स, या फिर एक नाम होता है एरिनियम आयन। हालांकि इन तीनों में से जो फेमस नेम है वो है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें पहले बनता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। स्टेबल कैटायन होता है। स्टेबल कैटायन क्यों होता है, बिकॉज इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए ये स्टेबल है। चलिए अब इसी के बाद नेक्स्ट स्टेप नंबर सेकेंड। अब स्टेप सेकेंड की बात करें तो देखो क्या होगा, यहां पर अब इसमें से ये आरएस हम ले सकते हैं, ये आरएस हमने लिखा ई, और यहां पे चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में तो ये बना। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, यहां पर ये NU माइनस, समझना इसको बहुत केयरफुली समझना। इस केस में क्या होगा, अब ये जो NU माइनस है एज ए बेस अब इस पर अटैक करेगा। तो ठीक से समझना, ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है में जिस कार्बन पर E अटैच्ड है वहां पर एक H भी तो प्रेजेंट होगा। भाई H यहां पर है तो इन सभी पर हाइड्रोजन है। क्यों है हाइड्रोजन, अरे भाई ये स्ट्रक्चर था किसका, बेंजीन का, और बेंजीन पे हर एक कार्बन के पास में क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देखो यहां पर ये जो मॉलिक्यूल था पहले, ये कैसा था, ये एरोमेटिक था, समझना। उसके बाद ये कन्वर्ट हुआ इसके अंदर सिग्मा कॉम्प्लेक्स में। सिग्मा कॉम्प्लेक्स कैसा हुआ, नॉन एरोमेटिक हुआ,
ये नॉन एरोमेटिक है। क्यों है नॉन एरोमेटिक? बिकॉज ये कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 है। अगर रिंग में किसी भी एटम का हाइब्रिडेशन sp3 आ जाए तो फिर वो कैसा हो जाता है? नॉन एरोमेटिक होता है, याद रखना। ठीक है, अब देखिए क्या पॉसिबिलिटी है, इस पर Nu माइनस का अटैक होगा तो क्या होगा, ये Nu माइनस यहां से इस H प्लस से बॉन्ड बनाएगा। इसके पास लोन पेयर है, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो ये क्या चाहेगा, कैसे भी करके यहां से H प्लस अलग हो जाए। तो H प्लस अलग कैसे होगा? जब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का, तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देकर अलग हो जाए, इससे बॉन्ड बना ले। तो सोचिए जब ये इलेक्ट्रॉन इस C के पास जाएगा तो C पे चार्ज क्या आएगा? माइनस। तो यहां पर माइनस है और यहां पे चार्ज प्लस है, तो यही जो माइनस चार्ज होगा, ये जो बॉन्ड होगा, ये वापस पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बनेगा यहां पर कौन, ये पाई बॉन्ड एंड इससे अटैच्ड E, और ये दो पाई बॉन्ड तो एसिटीज रहेंगे, प्लस H से अटैच्ड कौन हुआ, Nu, ये बना। अब देखो एक चीज बहुत अच्छी समझने की है यहां पर, वो क्या कि ये न्यूक्लियोफाइल ने इस H प्लस से बॉन्ड बनाया तो ये बनाया। अब आपके माइंड में ये भी तो आ रहा होगा कि ये न्यूक्लियोफाइल इस प्लस चार्ज पर अटैक करके बॉन्ड बना ले। भाई ऐसा तो हम लोग पहले कर चुके हैं, तुम्हें याद भी होना चाहिए। ऐसा हम लोग कहां पे किया था, हमने ऐसा एल्कीन के रिएक्शन में किया था। ये मैं यहां पर लेके चल रहा हूं, इसको समझना प्लीज। देखो कैसे था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पर हमने रिएक्शन करवाया था E प्लस और Nu माइनस का। तो हमने क्या बोला था, याद है, ये पाई बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा और ये किस पे बॉन्ड बनाएगा, E से, इलेक्ट्रोफाइल से बनता क्या था, CH3 CH, CH2 से अटैच कौन हुआ, H, इस C पे चार्ज क्या था, प्लस आया प्लस। अब इस प्लस पर अटैक होता था किसका, Nu माइनस का, से बनता क्या था, CH3 CHNu एंड CH2H। तो ये जो एडिशन था ये एल्कीन में होता है, एल्कीन में होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, बट एरोमेटिक में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये देखिए इसका सेकंड केस हम यहां पर ले सकते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि ये Nu माइनस इस प्लस से बॉन्ड बना ले। चलो ठीक है, बना तो लिया, ये लिखा हमने, E यहां पर कौन आया, Nu, देन ये डबल और ये डबल, ठीक है, बन सकता है। लेकिन हम कहेंगे कि ये पॉसिबल नहीं होगा। रीजन, एरोमेटिक कंपाउंड से क्या बना, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बना। जबकि यहां पर इससे ये बना तो ये वापस किस में कन्वर्ट हुआ, एरोमेटिक में, एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट हुआ। मतलब बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी थी वो चेंज नहीं हुई, एज इट इज एरोमेटिक में ही मेंटेन रहेगा। जबकि यहां पर ये क्या हो रहा है, ये तो नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए ये इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेगा, इस प्रोसेस को ये फॉलो करेगा। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि सेकेंड स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो H प्लस से बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो स्पीशीज होगी इसको न्यूक्लियोफाइल ना बोल के क्या बोलेंगे, एज ए बेस ये बिहेव करेगा। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ओवरऑल 2 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा बेंजीन पर, सिग्मा कॉम्प्लेक्स जनरेट होगा, और सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो रिमेनिंग नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होगी एज ए बेस बेंजीन पर उसी कार्बन पर अटैक करेगा जिस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक हो रहा था। याद रखना इस स्टेप को, वहां से H प्लस को रिलीज करेगा, रिमूव करेगा, इसको बोलेंगे डीप्रोटोनेशन। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, डीप्रोटोनेशन होगा, से वापस क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा। आई बात समझ में? चलिए ठीक है। अब देखो यहां पर कुछ इस रिएक्शंस की हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करें। प्रॉपर्टीज का मतलब ये है, देखो समझना, अगर हम इसके एनर्जी कर्व की बात करें, एनर्जी कर्व की बात करें तो बताइए इसका एनर्जी कर्व कैसे बनेगा, सोच के जवाब दीजिएगा। ये हमने यहां पर लिया, इस केस में यहां पर फर्स्ट स्टेप तो ये बनेगा और सेकेंड स्टेप कुछ ऐसा होगा। आई बात समझ? यहां पर इस पॉइंट पर कौन, बेंजीन, यहां पे कौन,
यहां पर सिग्मा कॉम्प्लेक्स होगा और यहां पे अल्टीमेटली कौन बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो अगर हम देखें यहां पर इस केस में कि ये जो गैप है और इसमें यहां पर ये जो गैप है, इसका और इसका ये जो गैप है, इसके रिस्पेक्ट में ये गैप काफी कम है, ये गैप ज्यादा है। तो डेफिनेटली जिस पहाड़ की हाइट ज्यादा होगी वही उस रिएक्शन का आरडीएस होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इट मीन्स ओवरऑल इट इज 2 स्टेप प्रोसेस। The first step is formation of sigma complex and second step is deprotonation। तो बताइए इस ओवरऑल रिएक्शन का आरडीएस कौन सा स्टेप होगा, तो याद रखो इसका जो फर्स्ट स्टेप है वही इसका आरडीएस होगा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये याद रखना, ठीक है। चलिए ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल ये रिएक्शन और ये इसके मैकेनिज्म 2 स्टेप मैकेनिज्म, फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स एंड सेकेंड स्टेप डीप्रोटोनेशन होगा और अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो इस रिएक्शन का जो रेट होगा, अब हम रेट की बात करें कि जो रेट है वो किस पर डिपेंड करेगा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, देखो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इसके स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। जितना स्टेबल ये बनेगा रेट उतना ही फास्ट होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो हम लिख सकते हैं रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, याद रखना ये, ठीक है। ओके, एक चीज और समझो, यहां पर अब जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है इसकी स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी, इससे इस बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी पर। बेंजीन यहां पर कैसे बिहेव कर रहा था, एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो बेंजीन रिंग है इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को हम बढ़ा और घटा सकते हैं। कैसे, देखो जैसे मैं यहां पर लेता हूं, ये हमने एक बेंजीन लिया, इस बेंजीन पर अगर मैं NH2 ग्रुप लगा देता हूं, अब क्या होगा, हमें याद है कि जो NH2 ग्रुप होता है इसका इफेक्ट कौन सा होता है, प्लस एम इफेक्ट होता है। तो प्लस एम इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, तो ये पाई बॉन्ड कहां आएगा, ऑर्थो पर। तो ऑर्थो पे चार्ज क्या आएगा, माइनस चार्ज पहले ऑर्थो पर आएगा, फिर पैरा पर, फिर वापस ऑर्थो पर आएगा। तो NH2 का जो प्लस एम इफेक्ट है उससे बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही ज्यादा भी बढ़ेगी, समझ रहे हैं। तो यहां पर हम कहेंगे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन, ठीक है। या फिर एक और हम कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ प्लस एम इफेक्ट शोइंग ग्रुप, ये याद रखना। बेंजीन रिंग पर जितना प्लस एम इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप प्रेजेंट होंगे, बेंजीन रिंग पर उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उस बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। अगली बात समझ, ठीक है। चलो, तो ये हुआ मेन रिएक्शन। अब इसके बाद हम मेनली बात करेंगे यहां पर बेंजीन पर अलग अलग ग्रुप लगाएं। बेंजीन पे कौन कौन से ग्रुप आ सकते हैं, कई सारे टाइप के ग्रुप आ सकते हैं। बेंजीन पर हम NH2 लगाकर एनिलीन बना सकते हैं, OH लगाकर फिनोल बना सकते हैं। बेंजीन पर OMe लगा दो तो मिथॉक्सी बेंजीन बनेगा, ये भी हम कंपाउंड बना सकते हैं। बेंजल्डिहाइड ले सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन ले सकते हैं, बेंजोइक एसिड ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बेंजीन पर हम डिफरेंट टाइप के ग्रुप लगाएं तो बेंजीन पर इनका क्या इफेक्ट होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो यही होगा, इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, तो देखिए बच्चों, इस केस में यहां पर
हम बात कर रहे हैं इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप की। तो देखिए जो ग्रुप्स होते हैं, इन ग्रुप्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होंगे। सेकंड कैटेगरी हम लेंगे यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप, ठीक है। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है इनकी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की जो प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट है इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ये हम बात करेंगे, एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे कि जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे कहां कहां पर? ऑर्थो पर एंड पैरा पोजीशन पर, बेंजिंग रिंग में। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, दे डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो भी ऑर्थो पैरा पर, और अगर सपोज घटी, कम हुई तो भी वो कहां पर? ऑर्थो पे और पैरा पर ही होगी। मेटा पर कभी कोई इफेक्ट नहीं होता है, याद रखना, हम बात करेंगे भी। और इसी टाइप से थर्ड पॉइंट है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इट मीन्स अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है तो वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। इसका मीनिंग क्या होगा अभी हम बात करेंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो फिर वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, मेटा डायरेक्टर होगा, ठीक है। चलिए अब देखो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इनको हमने इनकी प्रॉपर्टी वाइज 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है। फर्स्ट है स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप, और ऐसे ही लिया है स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। अच्छा, सेकंड कैटेगरी मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप, और ये वाला मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है, ये भी क्लियर। एंड थर्ड एंड लास्ट कैटेगरी इज वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप, और ये होगा वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो दो टाइप का, फर्स्ट कॉलम शो कर रहा है एक्टिवेटिंग ग्रुप को और सेकंड कॉलम शो कर रहा है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को। ये स्ट्रांगली, मॉडरेटली, वीक, स्ट्रांगली, मॉडरेटली एंड वीक। चलिए ठीक है, अब देखो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं। तो देखो इसमें याद रखना, एक तो O- होता है, या फिर हम ले सकते हैं NH या NR2, ये लिखा NR2, NHR, NH2, OH हाइड्रोक्सी ग्रुप, या फिर OR एल्कोक्सी ग्रुप। ये सभी के सभी स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होंगे। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग का मतलब क्यों? इन सभी के पास लोन पेयर, O- में O के पास लोन पेयर 3 लोन पेयर, NR2 में N के पास 1 लोन पेयर, नाइट्रोजन है तो 1 लोन पेयर होगा, यहां पर भी लोन पेयर, यहां भी लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ लोन पेयर कितना होता है? 2 लोन पेयर होता है। OR में भी O के पास 2 लोन पेयर होगा। तो जितने भी लोन पेयर कंटेनिंग एटम है सबके सब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, कुल मिलाकर प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे। मेसोमेरिक इफेक्ट पता होगा आप लोगों को, तो ये प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप पर। अब जरा बताइए स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन होंगे? जो माइनस एम इफेक्ट शो करेंगे, माइनस एम मेसोमेरिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो ये होता है कौन कौन सा? नाइट्रो ग्रुप होता है, CN ग्रुप होता है, उसके अलावा और हम ले सकते हैं NR3+, या फिर NH3+, NR3+, NH3+, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, या फिर COOH एक्सेट्रा। और एक ये भी ले सकते हैं हम SO3H सल्फोनिक ग्रुप। ये सब के सब स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप में हम एग्जांपल ले सकते हैं कुछ ये वाला NHCOR, या फिर OC+OR, इस टाइप का ले सकते हैं। ठीक से देखो तो ये अमाइड ग्रुप है और ये एस्टर ग्रुप है, याद रखना। या फिर ये भी ले सकते हैं NHCH डबल बॉन्ड CH2, OCH डबल बॉन्ड CH2, ये भी ले सकते हैं, याद रखिएगा। ये ग्रुप भी, ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे। क्यों होंगे अभी हम बात करेंगे, सब डिस्कस करेंगे। और मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग में हम ले सकते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, या फिर कीटोन ग्रुप, या फिर और हम यहां पर ले सकते हैं
C डबल बॉन्ड OR या फिर CONH2, ये जो ग्रुप होंगे ये सबके सब मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे। और एक होता है वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप में कौन? R, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप के कौन कौन से एग्जांपल हम ले सकते हैं? जैसे एक हमने लिखा CH3 ग्रुप मिथाइल, मिथाइल के अलावा CH3 CH2 डैश, ये कौन सा हुआ? इथाइल ग्रुप। एक और ग्रुप यहां पर हम बना सकते हैं CH3 CH3 डैश, दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो इन सभी का ये वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। रीजन, ये सबके सब हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं। प्लस H पढ़ा होगा आप लोगों ने, इन सब का इफेक्ट कौन सा होता है? प्लस H। और इन सभी का, इनका तो मेसोमेरिक इफेक्ट प्लस M, इनका प्लस H, और प्लस H में और प्लस M में डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा होता है? प्लस M। इसलिए ये एक्टिवेटिंग ज्यादा होंगे और ये वीक एक्टिवेटिंग नेचर का होगा। अब यहां पर आते हैं वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें होता है फ्लोरो, मतलब हाइड्रोजन की हम बात कर सकते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो या फिर आयोडो। अब ये वीक डीएक्टिवेटिंग कैसे होते हैं? तो ये आपको पता होगा, जीओसी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हेलोजन का जो इफेक्ट होता है, इनका -I भी होता है और इनका +M भी इफेक्ट होता है। और -I और +M में कौन सा इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है? -I इफेक्ट इनका डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है। -I डोमिनेट करता है +M पर, यस और नो? तो ओवरऑल विड्रॉइंग तो होंगे, बट चूंकि -I है, वीक है, इसलिए ओवरऑल ये वीक डीएक्टिवेटिंग नेचर के होंगे। चलो ठीक है, तो ये हुआ एक्टिवेटिंग, ये हुआ डीएक्टिवेटिंग, ये स्ट्रांगली, मॉडरेटली, पुअर, स्ट्रांगली, मॉडरेटली एंड पुअर। ये तुम्हें सीक्वेंस याद रखना होगा, ये जरूरी है। कौन स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, कौन स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है, कौन मॉडरेटली है, ये सब तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब जरा देखो, समझना, यहां पर हमने बोला कि ये वाले एक्टिवेटिंग हैं, तो क्यों है भाई? ये देखो, एक एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा NH2 का, एनिलीन लिया, तो तुम्हें याद है एनिलीन में जो NH2 होता है, इसका इफेक्ट कौन सा होता है? इसका +M इफेक्ट होता है। तो +M होगा तो क्या होगा? इसका अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए तो तुम्हें याद होगा, ये सब तुम लोगों ने जीओसी में पढ़ा है, जीओसी का टॉपिक है ये। यहां पर पार्शियल पाई बॉन्ड, यहां पर पार्शियल रिंग बनती है, और तुम्हें ये भी होगा चार्जेस क्या होगा? N पे चार्ज होगा डेल पॉजिटिव, यहां पर डेल नेगेटिव और यहां पर भी डेल नेगेटिव। तो देखो, इसका इफेक्ट +M है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है, तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा बढ़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक उतना ही फास्ट होगा। मीन्स क्या हुआ? ये ग्रुप बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ा रहा है, मतलब एक्टिवेट कर रहा है, इसलिए ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब देखो, ये सब के सब स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग और ये मॉडरेटली। अब कैसे मॉडरेटली हुआ समझना, यहां पर ये हमने बेंजीन लिखा, यहां पर मैं इस NH2 को इससे कंपेयर कर रहा हूं, ये लिखा NH एंड C डबल बॉन्ड OR। अब देखो यहां पर ये बेंजीन है, अगर बेंजीन पर सिर्फ NH2 है तो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, ठीक है। लेकिन अगर बेंजीन पर NH के साथ हम COR लगा दें तो ये अभी भी एक्टिवेटिंग तो है, बट मॉडरेटली एक्टिवेटिंग। कैसे? पहले तो ये हम बात करें तो देखो, N के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के कंजुगेशन में है, तो बताइए डायरेक्शन ऑफ डी लोकलाइजेशन क्या होगा? ये लोन पेयर बेंजीन की तरफ पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, मतलब बेंजीन की तरफ डी लोकलाइज हो रहा है, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो इसका इफेक्ट कौन सा हुआ? +M तो हुआ। बट ये भी देखो कि ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के भी तो कंजुगेशन में है, ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के भी तो कंजुगेशन में है। इट मींस ये लोन पेयर पाई में इधर भी जाएगा और ये इधर चला जाएगा, समझ रहे हैं? क्योंकि ये लोन पेयर इधर भी डीलोकलाइज होगा, इट मींस इस तरफ डीलोकलाइज होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, होगा तो सही बट कम होगा। तो अगर प्योरली NH2 है तो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, बट अगर NH के साथ COR आ जाए तो
मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, याद रखना। और सेम यही केस हम लोग यहाँ पर ऐसे भी ले सकते हैं। ये देखो NH2 को हटाकर मैंने यहाँ पर O लगा दिया, OH लगा दिया, और यहाँ पर भी NH को हटाकर हमने O लगा दिया, बस ये चेंज करा है। अब देखो OH लगते ही ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, फिनॉल। तो फिनॉल का यहाँ पे हाइब्रिड क्या होगा, यही सेम हाइब्रिड होगा, बस NH2 को हटाकर OH लगा लो। यहाँ पर O के पास 2 लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर यहाँ पर इन बेंजीन के पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ बेंजीन की तरफ ही डीलोकलाइज होंगे। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर बेंजीन की तरफ तो डीलोकलाइज होगा ही होगा, इधर भी तो डीलोकलाइज होगा, क्योंकि दोनों तरफ डीलोकलाइज हो रहा है, इसलिए इस तरफ डीलोकलाइज होने की टेंडेंसी कुछ कम हो जाएगी। तो देखो यहां पर N का लोन पेयर, इधर डैश का मतलब क्या है, डैश का मतलब इधर बेंजीन रिंग होगा, तो इधर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में तो होगा ही होगा, इसके भी कॉन्जुगेशन में होने के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। सेम यही केस ऑक्सीजन में भी होगा। अच्छा यहां पर देखो, अब इसकी जगह हम यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2 ले लें, तो ये लोन पेयर अगर बेंजीन से अटैच्ड है ये पूरा का पूरा ग्रुप, तो बेंजीन की तरफ तो डीलोकलाइज होगा ही होगा, इसके कारण इधर भी जाएगा। तो कहने का मतलब दूसरी तरफ भी रेजोनेंस होने से इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। और यहां पर तो क्या है, अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप रेजोनेंस शो नहीं करेंगे, ये क्या शो करते हैं, हाइपर कंजुगेशन। कौन सी नेचर का, +H नेचर का। तो ये +H और ये +M, तो +M और +H में कौन सा इफेक्ट डोमिनेटिंग होगा, डेफिनेटली +M। इसलिए ये इनकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा इनकी कम और इनकी सबसे कम होगी। यहां पे आइए, इस वाले केस में देखो ये नाइट्रोसाइनो, ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग, इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं बेंजीन के। अच्छा यहां पर ये याद रखना, एल्डिहाइड कीटोन वगैरह, इसमें ये कार्बन का नेचर कैसा होता है, हाइब्रिडेशन, sp2 हाइब्रिडेशन है, sp2 है, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कुछ कम होती है इनके रिस्पेक्ट में, ये याद रखना, ठीक है। तो ये सबके सब स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, ये मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग। अच्छा जी लास्ट में आइए वीक डीएक्टिवेटिंग, हैलोजन। अब देखो एक केस में हैलोजन का भी ले सकता हूं यहां पर, जैसे ये हमने लिखा यहां पर देखो क्लोरीन लिखा, तो बेंजीन से अगर अटैच्ड है तो क्लोरीन का इफेक्ट क्या होता है, -I भी होता है और +M भी होता है -I और +M। और दोनों इफेक्ट में कौन सा इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है, याद रखना हैलोजन के लिए -I इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है। तो माइनस का मतलब क्या है, बेसिकली विड्रॉइंग, प्लस का मतलब डोनेटिंग। डोनेट क्यों कर रहा है, BCl के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकते हैं, इस तरफ बेंजीन को इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, तो +M को शो करेगा ही करेगा, साथ में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा भी सही, और खींचने की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी से ज्यादा होगी, इसलिए ओवरऑल इनका -I ज्यादा होता है। एक रीजन और कह सकते हैं कि इनका -I ज्यादा क्यों होता है, भाई हैलोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती है, इसलिए इनका -I ज्यादा होता है, +M कम होता है। तो ओवरऑल ये क्या होंगे, वीक डीएक्टिवेटिंग। अब एक खास बात यहां पर बहुत अच्छे से समझना, मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग बोला था, होते हैं मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, एक्सेप्ट हैलोजन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप तो हैं, बट याद रखना हैलोजन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, ना कि मेटा, ये याद रखना। और अभी हम बात करेंगे कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कैसे हुए या मेटा डायरेक्टिंग कैसे हुआ, इन सब की हम अभी बात करेंगे, ठीक है। तो देखो ठीक है, चलो ये तो जितने भी सब्सिक्वेंट ग्रुप हैं इसके हमने बात करी कि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये डीएक्टिवेटिंग। अब यहां पर देखो इस केस में हम बात करेंगे, फर्स्ट एक क्वेश्चन हम लोग यहां ले सकते हैं। हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या हम क्या कह रहे हैं, इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, और हमने ये भी कहा कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। अब ये हमने कैसे कहा, तो देखो यहां पर हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, ये हमने लिया NH2, चाहे तो OH भी ले सकते हैं, ठीक है। सपोज
इस पर हम किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? या तो ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे अटैक करे, या फिर मेटा पे अटैक करे, या फिर पैरा पे अटैक करे। तीन पोजीशन, तीन कुछ भी हो सकता है। तो देखो, सबसे पहले हमने ये कहा कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ ई पर, तो प्लस कहां पर आया? इस वाले कार्बन पर। अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहां पर हुआ तो प्लस यहां पर होगा। अच्छा, ये 2 पाई बॉन्ड एज इट इज, इसको हमने बोला ऑर्थो अटैक, ठीक है। अब मेटा अटैक कर रहे हैं, मेटा में क्या होगा? NH2, यहां पर लिखा हमने E, तो प्लस यहां पे, और ये दो डबल बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। चलिए ठीक है। और एक और लास्ट केस हमने यहां पर लिया NH2, ये हमने लिया, ठीक है। अब इसमें देखो, हमने कहा कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां पर हो रहा है? पैरा पे अटैक हो रहा है। तो सोचिए, अगर पैरा पे अटैक होगा तो प्लस चार्ज कहां पर आएगा? मेटा पे प्लस आएगा। चलिए ठीक है, मेटा पे प्लस आया तो ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। देखिए, अगर ऑर्थो पे अटैक होता है तो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स ऐसा मिलेगा, मेटा पे अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का तो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स इस टाइप का मिलेगा, और अगर पैरा पे अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स इस नेचर का होगा। और जो रिएक्शन का रेट है वो रेट इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। जितना स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स होगा उस रिएक्शन का रेट उतना ही फास्ट होगा। अब देखो, इस वाले केस में यहां पे चार्ज क्या आ रहा है? प्लस, इस पोजीशन में प्लस आ रहा है, तो यहां पर N का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देकर क्या करेगा? पाई बॉन्ड बना लेगा, मतलब बैक बॉन्डिंग बना लेगा। और अगर बैक बॉन्डिंग केस हो रहा है तो ये वाला जो कैटायन होगा ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल कैटायन होगा। बस ठीक है, क्योंकि मोर स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, इट मींस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऑर्थो पर हो जाएगा। ठीक है, जरा पैरा पर आइए। पैरा पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ तो प्लस कहां पर आया? यहां पर आया, प्लस आया, प्लस। अब सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होगा तो क्या होगा? देखो, ये पाई बॉन्ड यहां से यहां पर आएगा, तो जैसे ही ये पाई बॉन्ड यहां से यहां पर आया तो यहां पे चार्ज किया आएगा? प्लस। और जैसे ही यहां पे प्लस आया, वापस से क्या हो जाएगी? बैक बॉन्डिंग। इसका मतलब ये वाला सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी हाईली स्टेबल होगा। समझे? अब मेटा पर आइए। मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ, ठीक है, मान लिया यहां पे प्लस आया, रेजोनेंस कराएंगे तो ये पाई बॉन्ड यहां से इधर आएगा, तो अब प्लस चार्ज कहां जाएगा? ऑर्थो पर आएगा। अभी प्लस कहां पर था? पैरा पर। अब प्लस कहां पर आ रहा है? ऑर्थो पर। और ऑर्थो के बाद फिर ये पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा, तो अब ये प्लस यहां पर चला जाएगा। कहने का मतलब ये प्लस चार्ज इस पोजीशन पर नहीं आ पाएगा। तो कहने का मतलब इस केस में बनने वाला कैटायन लेस स्टेबल होगा इनके रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये दोनों तो क्या शो कर रहे हैं? बैक बॉन्डिंग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बेंजीन पर NH2 ग्रुप है तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऑर्थो पर भी होगा या फिर पैरा पर भी होगा। अब ऑर्थो मेजर बनेगा या पैरा मेजर बनेगा, जनरली हम ये कहते हैं कि ऑर्थो एंड पैरा में पैरा मेजर होता है। उसका रीजन क्या है कि ऑर्थो पोजीशन के नजदीक तो NH2 ग्रुप है, तो इस पोजीशन पर इसको एक स्टेरिक क्राउडिंग मिलेगी, जिसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो हिंड्रेंस से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहां पर थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इन जनरल हम ये कहते हैं कि पैरा मोर, मतलब पैरा का जो परसेंटेज होता है वो कुछ ज्यादा होता है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा पैरा ही बने, किसी किसी रिएक्शन में ऑर्थो भी मेजर होता है। अब ऑर्थो मेजर कब होगा ये सब डिपेंड करेगा पर्टिकुलर रिएक्शन पर, देखेंगे हम लोग। तो कहने का मतलब इस केस में ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, बट ये लेस स्टेबल, याद रखिए। इसलिए अगर प्लस एम ग्रुप अटैच्ड है तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऑर्थो और पैरा पर होगा, मेटा पर अटैक नहीं होगा। इसलिए हम बोलेंगे ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे। ठीक है, चलिए अब देखो एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं। नेक्स्ट ये हमने लिखा, यहां पर एक ग्रुप हम ये ले रहे हैं CH डबल बॉन्ड O, बेंजल्डिहाइड हमने लिया, इस पर हमने E प्लस का अटैक कराया। तो देखो बेंजल्डिहाइड में वही बात, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां कहां पर होगा? ऑर्थो पर भी हो सकता है, मेटा पर भी हो सकता है, पैरा पर भी हो सकता है। तो चलिए एक एक बार सब पर अटैक कराकर देख लेते हैं। CH डबल बॉन्ड O, ऑर्थो पर अटैक हुआ तो प्लस यहां पर आएगा,
ये दोनों डबल बॉन्ड एज इट इज, ठीक है। ये लिखा CH डबल बॉन्ड O, और एक और केस ये ले सकते हैं CH डबल बॉन्ड O। अब हमने क्या बोला, अटैक अगर इलेक्ट्रोफाइल का E पर है, अटैक यहां पर हो रहा है तो प्लस कहां पर आएगा, यहां पे प्लस आएगा, ठीक है। यहां अटैक कराया तो प्लस यहां पर आया, देन ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। अब अटैक कहां पर करा है, इलेक्ट्रोफाइल का पैरा पे करा दो, तो पैरा पे अटैक कराया तो प्लस कहां पर होगा, मेटा पे प्लस आएगा, ये प्लस आया, देन ये डबल बॉन्ड एज इट इज। अब मुझे बताइए इन तीनों सिग्मा कॉम्प्लेक्स में से कौन स्टेबल, कौन लेस स्टेबल, कौन मोर स्टेबल एंड कौन लेस स्टेबल। तो देखो इसमें इस वाले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऑर्थो पर हो रहा है तो प्लस कहां पर आया, यहां पर, और ये प्लस चार्ज बेंजीन इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, तो सोचिए जब ये पाई बॉन्ड यहां पर आएगा तो प्लस कहां जाएगा, O पर, और O पे प्लस चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है भाई, O पे प्लस चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है। इसका मतलब ये तो क्या हुआ, लेस स्टेबल हुआ। इस वाले में आइए, सोचिए अगर ये प्लस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पैरा पर होता तो प्लस कहां पर आता, मेटा पर, क्योंकि अब ये प्लस चार्ज इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है तो ये पाई बॉन्ड यहां से यहां पर आएगा तो प्लस कहां पर आया, यहां पे, और जैसे यहां पे प्लस आएगा वापस वही कॉन्जुगेशन में आती, O पे प्लस वापस से हाईली अनस्टेबल, तो ये भी क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, ठीक है। यहां पे आओ, अब इसमें देखो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक मेटा पर हो रहा है तो प्लस आ रहा है पैरा पर, अब ये पाई बॉन्ड यहां पर आएगा तो प्लस यहां पर आ जाएगा, फिर ये पाई बॉन्ड यहां चला जाएगा तो प्लस यहां पर आ जाएगा। कहने का मतलब यहां पे प्लस इनके रेस्पेक्ट में तो मोर स्टेबल होगा, लेकिन ये तो हाईली अनस्टेबल होंगे, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं मोर स्टेबल। तो बताइए मोर स्टेबल कैटायन कब मिल रहा है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स कब मिल रहा है, जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां पर हो रहा है, मेटा पर। तो यही रीजन है कि जितने भी यहां पर ये सब हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ये सब के सब कैसे होंगे, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे। लेकिन अगर हम हैलोजन की बात करें तो हैलोजन देखो डीएक्टिवेटिंग तो है, ये देखो थर्ड केस यहां पे लिखा फ्लोरीन, अटैक कराया इलेक्ट्रोफाइल का, 3 केस कौन कौन से, ये लिखा फ्लोरीन, यहां पे क्या इलेक्ट्रोफाइल, यहां प्लस ये डबल बॉन्ड, ऑर्थो अटैक के बाद मेटा अटैक, और इसके बाद पैरा अटैक, यहां पे F और यहां पे चार्ज प्लस। अब इसमें हम देखें हैलोजन में कि कौन सा सिग्मा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा। अब इसमें बता सकते हैं आप, यहां पर ऑर्थोपेटिक हुआ तो इस पे चार्ज प्लस था तो फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर, क्योंकि यहां पे लोन पेयर है तो ये क्या शो करेगा, बैक बॉन्डिंग शो करेगा। इसका मतलब अटैक ये मोर स्टेबल हुआ, मोर स्टेबल। यहां पर अटैक मेटा पर हुआ तो प्लस पैरा पर आया, पैरा पर आया तो ये प्लस चार्ज, ये डबल बॉन्ड यहां पर डीलोकलाइज होगा तो प्लस यहां पर। इस केस में ऐसे में कोई बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगा, बट यहां पर एक सेकेंड यहां पर हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। यहां पर अगर ई का अटैक होगा तो प्लस यहां पे और डबल बॉन्ड यहां पर। अब देखो अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पैरा पर हो रहा है तो प्लस कहां पर आ रहा है, मेटा पर, ठीक है। मेटा पे प्लस आया तो अब क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहां से यहां पर डीलोकलाइज होगा तो अल्टीमेटली प्लस कहां पर आया, यहां पे प्लस आएगा, और अगर यहां पे प्लस आया तो ये फिर से बैक बॉन्डिंग शो करेगा। तो याद रखो जो हैलोजन होते हैं, अब यहां पर फ्लोरीन रखो चाहे क्लोरीन रखो एक ही बात है। तो कहने का मतलब ये है कि हैलोजेंस जो होते हैं वीक डीएक्टिवेटिंग तो होते हैं, लेकिन होते ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर हैं, ठीक है। अब पूरी बात समझना, यहां पर हमें कई सारे कंपाउंड दे रखे होंगे, हमसे ये कह रखा होगा कि बताइए किसकी रिएक्शन फास्ट होगी, किसकी रिएक्शन स्लो होगी। अगर ये क्वेश्चन सोल्व करना है तो हमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर को चेक करना पड़ेगा। लेकिन हमसे ये कहा जाए कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा या मेटा होगा, तो फिर हम सॉल्व किससे करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स से, ये याद रखना, ठीक है।
अब चलो मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, इन क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड in order of electrophilic substitution reaction। ठीक है, देखो तुम्हें यहां पर कंपाउंड दे रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल NH2 मीन्स एनिलीन, फिर दे रखा है OH, के बाद फिर तुम्हें दे रखा है NHCO CH3, या चलो इसको बाद में ले लेंगे। इसके बाद तुम्हें दे रखा है CH3, के बाद ओनली बेंजीन, यहां लिखा है क्लोरोबेंजीन, और यहां पे लिखा है नाइट्रोबेंजीन। ये सारे कंपाउंड तुमको दे रखे हैं। इस कंपाउंड की अगर हम नंबरिंग करें तो A, B, C, D, E एंड F। अब बताइए इन सभी को इलेक्ट्रोफाइल का टेक करवाना है, किस में रिएक्शन फास्ट होगी, किस में रिएक्शन स्लो होगी। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। यहां पर हम बता सकते हैं NH2 का इफेक्ट कौन सा होता है, +M, OH का इफेक्ट +M। तो पहले जितने भी ग्रुप हैं इन सभी ग्रुप का हम इफेक्ट लिखेंगे कि कौन +M शो कर रहा है, कौन -M, कौन -I, कौन +I, कौन +H, ये सब हमें लिखना होगा। तो यहां बेंजीन पर CH3 है, तो बेंजीन पर CH3 है तो इसका इफेक्ट +H। बेंजीन पर कुछ है ही नहीं तो यहां कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। अच्छा, बेंजीन पर अगर क्लोरीन है तो ओवरऑल कौन सा इफेक्ट कंसिडर करेंगे, -I। और अगर NO2 अटैच्ड है, तो इसका इफेक्ट कौन सा होता है, -M इफेक्ट होता है। तो बताइए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी किसका, +M वालों का, और +M इन दोनों का है, लेकिन इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी नाइट्रोजन की ज्यादा होगी। रीजन, बिकॉज नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होती है ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में। तो मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, A से कम, B से कम, C, ये भी तो +M+H। डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा होगा, +M, तो +H कम हो जाएगा, वीक एक्टिवेटिंग। वीक के बाद ये वाला, यहां तो कुछ ग्रुप है ही नहीं, तो C के बाद D ले लेंगे। अब उसके बाद E और F। E कैसा है, E वाला है, E में कौन है, क्लोरीन का मतलब वीक डीएक्टिवेटिंग, और NO2 का मतलब स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो कम किसका, E, और सबसे कम कौन हो जाएगा, F। इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और मैं एक दो क्वेश्चन और ले सकता हूं, इसको देखना। जैसे सपोज तुम्हें यहां पर दे रखा है NH2 और एक लिखा हुआ है NHCO CH3। अब ये दे रखा है, अब बताना है किस पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट होगी। तो देखो यहां पर N का लोन पेयर सिर्फ और सिर्फ बेंजीन के कॉन्जुगेशन में है बस, जबकि यहां पर N का लोन पेयर बेंजीन को तो कॉन्जुगेशन में है ही सही, इस तरफ भी तो कॉन्जुगेशन में है इस पाई बॉन्ड के, तो इसके आने से इस तरफ कॉन्जुगेशन वीक हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी इसका ज्यादा होगा। ठीक है, और देखो नंबर 3, बेंजीन पर लिखा CH3 CH2 CH3 और एक लास्ट मॉलिक्यूल ये भी हम ले सकते हैं। ठीक है, मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ऑल्सो नोन एज क्यूमीन, याद रखना, एंड दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन। अब इसमें बताना है, तो देखो यहां पर इस केस में ये कार्बन कौन सा होता है, अल्फा। अल्फा कार्बन पे कितने H, 3 हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका +H इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पर सिर्फ 2 अल्फा H है, तो +H इफेक्ट बहुत मतलब कम होगा।
यहां पर अल्फा कार्बन ये और ये अल्फा एच, कितना अल्फा एच 1, यहां पर अल्फा एच 3, यहां अल्फा एच 2, यहां पर अल्फा एच ओनली 1। तो प्लस एच इफेक्ट सबसे ज्यादा इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका। और यहां तो अल्फा कार्बन है बट अल्फा एच तो यहां पर है ही नहीं है, तो यहां पर कोई प्लस एच इफेक्ट नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट तो वीक इफेक्ट होता है। तो मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। तो ये हम इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कई सारे अलग अलग कंपाउंड दे रखे होंगे, आपसे कहा जाएगा ESR का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अगेंस्ट किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो एक तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे, ठीक है। और एक और क्वेश्चन और आता है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसे उसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं, आ चुके हैं। तो अब वो क्वेश्चन देखिए, वो किस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, देखना। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन ऑन benzene ring where electrophile attacks। समझना, जैसे फर्स्ट तुम्हें मॉलिक्यूल दे रखा हो ये वाला, तुम्हें यहां सिर्फ बेंजीन दे रखा हो, समझना पूरी बात। सेकेंड मॉलिक्यूल तुम्हें दे रखा हो NH2, मतलब एनिलीन मॉलिक्यूल दे रखा हो, यहां पे तुम्हें दे रखा हो NHCOCH3 ये मॉलिक्यूल दे रखा हो। एक फोर्थ मॉलिक्यूल कुछ ऐसा लिखा हुआ हो, तुम्हें दे रखा हो OH नंबर 5, यहां पे OH, यहां पे CH3 के बाद यहां दे रखा हो OH और यहां पे इस जगह CH3 ये दे रखा हो। नंबर 7 यहां पर तुम्हें दे रखा हो NHCOCH3 और यहां पे लिखा हो एक CH3, ठीक है। और देखो और भी ऐसे एग्जांपल तुम्हें इसमें मिल सकते हैं, जैसे ये रिंग तुम्हें ऐसे दे दी जाए COONH, ठीक है। एक नंबर 10 तुम्हें दे रखा हो C+O, यहां पर बेंजीन, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है। और एक मॉलिक्यूल तुम्हें ये भी दे रखा है, ये सारे मॉलिक्यूल हैं। तुम्हें बताना है कि अगर इन सभी कंपाउंड पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे तो कहां कहां अटैक करेगा, वो पोजीशन लोकेट करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देखो अगर सपोज बेंजीन दे रखा है तो बेंजीन में तो हर एक कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है, तो बेंजीन में तो कहीं पर भी अटैक कराओ इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस एरो का मतलब क्या है कि इन सभी पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, सब पर इक्वली, ठीक है, कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर बेंजीन पर हम NH2 ग्रुप लगा दें तो NH2 का मतलब कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम का मतलब या तो ऑर्थो या फिर पैरा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। तो देखो ये दोनों ऑर्थो है और ये पैरा है, तो ऑर्थो पोजीशन तो क्या है, हिंडर्ड है। ऑर्थो पोजीशन तो हिंडर्ड है, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहां पर होगा तो सही बट कम होगा। तो मेजर अटैक कहां पर होगा, पैरा पर। तो ये डबल एरो का मतलब एक तरह से हम हो सकते हैं मेजर अटैक पैरा पर, यहां पर माइनर अटैक होगा।
इस वाले केस में बेंजीन पर NHCOCH3, NH के पास CO है, तो N के पास में क्या है, लोन पेयर तो है, तो प्लस M तो ये भी शो करेगा, प्लस M तो ये भी शो करेगा, मॉडरेटली शो करेगा, लेकिन शो तो कर ही रहा है, तो इसके कारण डेंसिटी वहीं पर ही कहां पड़ेगी, ऑर्थो पे और पैरा पर। लेकिन ऑर्थो पोजीशन अगेन दोनों के दोनों हिस्टोरिकली हिंडर्ड है, तो यहां पर माइनर अटैक और यहां पे मेजर अटैक होगा, कहां पे, पैरा पोजीशन पर। यहां पर फिनॉल है, फिनॉल का मतलब वही ऑर्थो एंड पैरा, तो ऑर्थो पर अटैक माइनर, पैरा पे अटैक मेजर, ठीक है। OHCH3, अब देखो किसी बेंजीन में 2 ग्रुप दे रखे हैं, एक OH दे रखा है, एक CH3 दे रखा है, तो पहले ये देखना होगा कि इनमें डोमिनेटिंग इफेक्ट किसका होगा। तो OH का इफेक्ट कौन सा, प्लस M, और CH3 का इफेक्ट कौन सा, प्लस H। तो दोनों में से डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा, प्लस M। तो इस मॉलिक्यूल में जो भी अटैक होगा वो इसके अकॉर्डिंगली होगा। तो जब कभी मॉलिक्यूल में 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप दे रखे हो, तो पहले हमें ये देखना होगा कि डोमिनेटिंग इफेक्ट किस ग्रुप का होगा। तो इन दोनों में डोमिनेटिंग इफेक्ट किसका होगा, OH का। अब OH कैसा होता है, ऑर्थो एंड पैरा, तो OH के हिसाब से ये दोनों पोजीशन तो ऑर्थो और ये पैरा, और पैरा पोजीशन पर ऑलरेडी CH3 है, इट मींस पैरा पोजीशन तो ब्लॉक है। तो अगर पैरा पोजीशन ब्लॉक है, इसका मतलब यहां तो अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पॉसिबल नहीं होगा। तो जो भी अटैक होगा वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर होगा, ऑर्थो पर अटैक होगा, बस, और कहीं नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। तो मेजर अटैक कहां पर होगा, ऑर्थो पर होगा इस वाले केस में, बिकॉज पैरा तो ब्लॉक है। यहां पे हो अगेन OH और CH3 में मेजर अटैक किसके अकॉर्डिंगली होगा, OH के अकॉर्डिंगली मेजर अटैक होगा। अब OH कैसा होता है, ऑर्थो एंड पैरा, तो ये दोनों ऑर्थो और ये पैरा। तो बताइए ये वाला ऑर्थो, ये वाला जो ऑर्थो है ये तो हाईली हिंडर्ड होगा, क्योंकि इस ऑर्थो के इधर हाइड्रोक्सी, इधर CH3 है, तो यहां तो अटैक होने के चांसेस बहुत बहुत कम होंगे। अटैक यहां भी हो सकता है, बट मेजर अटैक कहां पर होगा, पैरा पर। डबल एरो का मतलब मेजर अटैक, बिकॉज पैरा पोजीशन लेस हिंडर्ड है, इसलिए यहां अटैक होगा। चलिए ठीक है, इस वाले केस में आइए नंबर 7 में NHCOCH3 है, तो N का इफेक्ट कौन सा है, प्लस M, CH3 का प्लस H, डोमिनेटिंग इफेक्ट किसका होगा, NH का होगा, ठीक है। तो अब NH कैसा ग्रुप है, NH कैसा ग्रुप है, ऑर्थो एंड पैरा। तो अगेन इसका ऑर्थो हमने देखा, इसका ऑर्थो तो हिंडर्ड है। क्यों हिंडर्ड है, क्योंकि इस पोजीशन के दोनों तरफ ग्रुप आ रहा है, तो यहां तो किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पॉसिबल नहीं होगा। अब बताइए कहां पॉसिबल है, तो या तो ये वाला ऑर्थो या फिर ये ऑर्थो। तो ये वाला ऑर्थो तो कैसा हुआ, हिंडर्ड है, जबकि ये वाला लेस हिंडर्ड है, तो मेजर अटैक कहां पर होगा, पैरा पर होगा, याद रखो, ठीक है। अब यहां देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। अब देखो बेंजीन में यहां पर 2 बेंजीन रिंग है और बीच में CONH जुड़ा हुआ है। तो पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इस पर होगा या इस पर होगा, इन दोनों में से किस पर होगा, पहले तो ये देखना है। तो देखो N के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होगा, इट मींस इस बेंजीन के लिए इसका इफेक्ट प्लस M होगा, ठीक है। तो इसके लिए CO का इफेक्ट कौन सा, माइनस M होगा। तो बताइए दोनों बेंजीन रिंग में किस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो डेफिनेटली यहां प्लस M है, तो इस वाली रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब ये रिंग एक्टिवेटिंग, मतलब ये रिंग एक्टिवेटेड रिंग होगी और ये वाली रिंग डीएक्टिवेटेड होगी, ठीक है। तो मेजर अटैक किस पर होगा, राइट पर। चलो ठीक है, ये तो डिसाइड हो गया कि अटैक राइट पर होगा। अब बताइए पोजीशन कौन सी, तो ठीक से देखो NH है, NH का मतलब प्लस M का मतलब ऑर्थो एंड पैरा। तो ये या तो ये दोनों ऑर्थो में से कोई एक या फिर ये पैरा। तो ये ऑर्थो तो ब्लॉक, मतलब ब्लॉक से मतलब ब्लॉक तो नहीं है, बट लेस हिंडर्ड है, सॉरी हिंड्रेंस यहां ज्यादा है, यहां हिंड्रेंस कम है, तो यहां पर अटैक कम होगा और यहां पे अटैक ज्यादा अटैक होगा पैरा पर, ये याद रखना, ठीक है। सेम ऐसा ही केस यहां पर देखो, 2 बेंजीन है,
CO दे रखा है और एक लोन पेयर लिखा हुआ है। अब जरा बताइए, लोन पेयर है तो इसके लिए ये रिंग एक्टिवेटेड, लोन पेयर है तो इसका इफेक्ट कौन सा, +M, इसका -M, तो ये रिंग तो डीएक्टिवेटेड, ये रिंग एक्टिवेटेड, ठीक है। मेजर अटैक इस वाली पर होगा। अब इसमें भी कहां पर, तो O के लिए, ऑक्सीजन के लिए ये ऑर्थो या फिर पैरा, तो ऑर्थो वाला तो क्या है, हिंडर्ड है, तो मेजर अटैक कहां पर होगा, इसमें भी पैरा पर होगा। याद रखो ऑर्थो पर भी होगा बट ऑर्थो पर अटैक माइनर होगा। चलिए ठीक है, एक 10th वाले क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज ऐसे करें, यहां लिखे CONH, ऐसे लिखे हम लोग, ठीक है। अब बताइए ये रिंग ऐसे जुड़ा हुआ है तो क्या करें, सोचिएगा। इस वाले केस में N का लोन पेयर, ये लोन पेयर इससे डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसके लिए तो इसका इफेक्ट कौन सा, +M, और CO इससे अटैच्ड है तो इसके लिए इसका इफेक्ट -M। इसका मतलब ये रिंग डीएक्टिवेटेड और ये रिंग एक्टिवेटेड, ठीक है। तो ये मेजर अटैक इस वाली रिंग पर होगा। अब इसमें कहां पर, N के रेस्पेक्ट में या तो ऑर्थो या फिर पैरा, दोनों में से कहीं पर भी अटैक हो सकता है, याद रखो। तो ऐसे में आपको 2-3 क्वेश्चन और दे सकता हूं, बड़े अच्छे एग्जांपल्स हैं वो, उनको आप सॉल्व करिए। ये देखिए नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन, ओके, दिस कंपाउंड इज नफ्थलीन, ठीक है। एक यहां पर एग्जांपल ये भी हम ले सकते हैं, दिस कंपाउंड इज एंथ्रासीन, और एक मॉलिक्यूल ये भी हो सकता है दिस मॉलिक्यूल इज फेनेंथ्रीन। इसमें बताना है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां पर होगा। इन तीनों एग्जांपल है, बड़ा अच्छा एग्जांपल है ये वाले, समझ नहीं कैसे करेंगे। देखो इस वाले केस में 2 पॉसिबिलिटी है, अगर हम देखें तो यहां पर टोटल इस पूरे मॉलिक्यूल में इसको बोलते हैं अल्फा और इसको बोलते हैं बीटा पोजीशन, अल्फा पोजीशन एंड बीटा। तो अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा, ये अल्फा, और ये दोनों अल्फा तो ये दोनों भी अल्फा और ये दोनों बीटा। इसका मतलब ये चारों कार्बन एक जैसे और ये चारों कार्बन दूसरे एक जैसे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक या तो अल्फा पर होगा या फिर बीटा पर होगा। चलो ठीक है, देख लेते हैं, एक बार अल्फा पर अटैक करवा लेते हैं, एक बार बीटा पर अटैक करवा लेते हैं, आंसर भी सामने आ जाएगा। तो देखो अगर सपोज अटैक इलेक्ट्रोफाइल का अल्फा पर हुआ तो प्लस कहां पर आएगा, बीटा पर, तो ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड बनेगा। प्लस एक केस और है कि सपोज अटैक कहां पर हो, अटैक हो जाए इलेक्ट्रोफाइल का बीटा पर और प्लस कहां पर आए, अल्फा पर। अब जरा मुझे बताइए इन दोनों सिग्मा कॉम्प्लेक्स में से स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, ये वाला कि ये वाला। याद रखना इसमें ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल। रीजन क्या होगा, देखो ये वाली जो रिंग है ये कैसी है, बेंजीनोइड है। एक रूल तुमने पढ़ा होगा, फ्राइज रूल, तो यहां पर हम फ्राइज रूल अप्लाई करेंगे। देखो कैसे, यहां पर ये रिंग कैसी है, बेंजीनोइड है। अब सोचिए अगर ये पाई बॉन्ड यहां से यहां चला जाए, डीलोकलाइज हो जाए, तो ये प्लस कहां पर आएगा, यहां पर। तो यहां पर प्लस आएगा तो भी ये रिंग एरोमेटिक है और एरोमेटिक ही मतलब बेंजीनोइड है और बेंजीनोइड ही रहेगी। इस वाले केस में अभी जो गिवन सिग्मा कॉम्प्लेक्स है इसमें ये रिंग कैसी है, बेंजीनोइड है, ठीक है। अब क्या होगा, ये प्लस चार्ज डायरेक्टली इस बेंजीन के कॉन्जुगेशन में है, तो ये पाई बॉन्ड जैसे ही बाहर आएगा अब ये रिंग बेंजीनोइड नहीं रहेगी। तो इन दोनों में से मोर बेंजीनोइड रिंग किसमें प्रेजेंट होगी, इसमें। इसलिए ये वाला सिग्मा कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल होगा। इट मींस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां पर होगा, अल्फा पोजीशन पर होगा, ना कि बीटा पर। याद रखना, ठीक है। इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में याद रखिएगा जो इलेक्ट्रोफाइल है उसका अटैक होगा सेंट्रल रिंग पर, इस वाले कार्बन पर, ताकि इस पे चार्ज क्या है,
प्लस, और ये जो पाई बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड एज इट इज रहे। अब देखो क्या होगा, यहां अटैक हुआ तो प्लस यहां पर आया, अब प्लस यहां पर आया, ये वाला कैटायन स्टेबल, क्यों स्टेबल, देखो ये प्लस चार्ज इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, तो इसका एक RS, इसका एक RS ये भी बनेगा, ये पाई बॉन्ड यहां डबल, देन यहां पर E, यहां पे चार्ज प्लस। देखो इस केस में ये रिंग भी बेंजीनेट और ये रिंग भी बेंजीनेट, दोनों रिंग सेपरेट है, दोनों रिंग सेपरेट है, और दोनों कैसी है, ये भी बेंजीनेट ये भी बेंजीनेट, इसलिए ये वाला बनने वाला सिग्मा कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल होगा। याद रखना, इंडिविजुअल एरोमेटिक रिंग्स आर मोर स्टेबल देन फ्यूज्ड बेंजीनेट रिंग्स, याद रखिएगा, ठीक है। इस वाले केस में भी बिल्कुल वैसा ही है, अटैक यहां पर या तो इस पर होगा या फिर इस पर होगा, किसी एक पर अटैक करा दो तो ये वाला जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स होगा ये मोर स्टेबल होगा, यहां अटैक होगा E का तो ये बनेगा प्लस, ठीक है। और उसके बाद ये हमने यहां पर इस पर अटैक कराया तो रिंग हम कुछ ऐसे बना सकते हैं, इस टाइप से ये हमने बना दिया। एक सेकेंड, ये कुछ ऐसा होगा, ये डबल होगा, ठीक है। अब सोचिए अगर E का अटैक यहां पर हुआ तो प्लस यहां पर हुआ, प्लस होते हैं, दोनों रिंग कैसी है, ये भी बेंजीनेट और ये भी बेंजीनेट, तो इसका बनने वाला जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स होगा वो हाईली स्टेबल होगा। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का अटैक या तो यहां पर या फिर यहां पर, ये दोनों कार्बन कैसे हैं, सेम कार्बन है, एक ही टाइप के कार्बन है, तो दोनों में से कहीं पर भी हम अटैक करा सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस तुम्हें आना बहुत जरूरी है, ऐसे क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं। तुम्हें कंपाउंड गिवन होगा तो मुझे बस ये पूछा जाएगा बताइए इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां पर होगा, ठीक है। तो ये दो पार्ट हमने इसमें दो टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व करे। पहला क्वेश्चन कौन सा सोल्व करा था, रिएक्टिविटी वाला, कि किसकी रिएक्टिविटी फास्ट होगी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड फिर हमने लिया कि अगर कोई भी कंपाउंड गिवन है तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां पर होगा। चलिए ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसका फर्स्ट एग्जांपल हम लेंगे नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हाँ तो बच्चों अब हम आगे बात करेंगे एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इसमें फर्स्ट रिएक्शन हम लेके चलते हैं यहां पर। फर्स्ट रिएक्शन इज नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। देखो क्या रिएक्शन ये वाला, अगर बेंजीन का रिएक्शन हम कॉन्संट्रेट HNO3 एंड कॉन्संट्रेट H2SO4 से करें, ठीक है, टेम्परेचर रेंज अराउंड होता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस केस में अल्टीमेटली कंपाउंड बनता है नाइट्रोबेंजीन। इसी को हम बोलते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। अब देखो मैकेनिज्म कैसे हुआ। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज और याद रखना कि ये जो मिक्सचर होता है कॉन्संट्रेट HNO3 और कॉन्संट्रेट H2SO4 का, इसको बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो कैसे होगा समझना। जैसे मैं यहां पर स्ट्रक्चर लिखता हूं HNO3 का, तो कैसे लिखा जाएगा बताइए, ये लिखा यहां पर N डबल बॉन्ड O एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ठीक है। और H2SO4 का स्ट्रक्चर HO S डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। HNO3 के रेस्पेक्ट में H2SO4 की एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो ये एज ए एसिड और ये एज ए बेस बिहेव करता है। होगा क्या, HNO3 का जो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहां से इस H प्लस को एक्सट्रैक्ट करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक होकर कहां चला जाएगा, O के पास। तो इससे यहां से एक तो अलग हो जाएगा HSO3 माइनस, ठीक है। अलग कौन हो जाएगा, HSO4 माइनस, सॉरी ये होगा HSO4 माइनस अलग होगा, प्लस यहां पे बनेगा N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच्ड OH2 प्लस।
चूंकि O ने अपना लोन पेयर देकर H से बॉन्ड बनाया है तो ये ऑक्सीजन का थर्ड बॉन्ड होगा, और जैसे ही ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट होगा ऑक्सीजन पे चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, प्लस आया। अच्छा, एक चीज और याद रखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तुम्हें पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाकर हम यहाँ पे प्लस और माइनस ऐसे लिख सकते हैं, समझना। अब क्या होगा, यहां से जैसे ही अब ऑक्सीजन इस बॉन्ड को लेकर अलग होगा, तो जैसे ही ये अलग होगा एन के पास एक ऑर्बिटल वैकेंट होगा, और जैसे ही वैकेंट होगा तो O के पास में क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर, तो ये अपना एक लोन पेयर देकर उससे एक बॉन्ड बना लेगा। तो यहां से फ्री होगा, यहां से फ्री होगा वाटर, और से बनेगा N डबल बॉन्ड O प्लस, या फिर इसको हम बोल सकते हैं NO2 प्लस। इसका नेम होता है नाइट्रोनियम आयन। ये वर्ड प्लीज याद रखिएगा। तो इस ओवरऑल रिएक्शन में नाइट्रोनियम आयन जनरेट होता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अब आगे का स्टेप बिल्कुल इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन टाइप का। कैसा, ये बेंजीन हमने लिया, इस पर अटैक होगा किसका, N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O प्लस का। बताइए क्या होगा। तो देखिए इस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो बेंजीन का पाई बॉन्ड होगा, ये जो बेंजीन का पाई बॉन्ड है, ये बेंजीन का पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा, तो इसका अटैक होगा N पर, और जैसे ही N पर अटैक करेगा पाई बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा। तो ठीक है, इसको हम बना सकते हैं, ये हमने लिखा बेंजीन से अटैच्ड N से अटैच्ड यहां पर डबल बॉन्ड O, एंड यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होकर O पर जाएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो इस पे जाएगा तो एक बॉन्ड तो ये बना, ये बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हुआ, और O पे चार्ज क्या होगा, माइनस। अच्छा, N पे चार्ज जो प्लस है वो प्लस रहेगा इसी, ठीक है, और यहां पे चार्ज आएगा एक, ये प्लस, ये बना सिग्मा कॉम्प्लेक्स, बनेगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये हुआ फर्स्ट स्टेप दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो HSO4 माइनस यहां से लीव कर रहा था, अब ये HSO4 माइनस एज ए बेस बिहेव करेगा। तो बताइए क्या होगा, तो जिस पर NO2 का अटैक हुआ था, यहां पे कौन अटैच्ड है, H अटैच्ड है, यहां पर H अटैच्ड है, तो ये HSO4 इस H प्लस से बॉन्ड बनाकर इस सिग्मा बॉन्ड को वापस पाई बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये नॉन एरोमेटिक से वापस कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, एरोमेटिक रिंग में। अब समझना, ये बना डबल, ये दो पाई बॉन्ड तो एसिटीज। अब समझो, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, तो यहां से N से अटैच डबल बॉन्ड O, एंड ये O पे चार्ज माइनस और इस N पे चार्ज प्लस है, समझना। अब ये प्लस और ये माइनस है, चाहे तो हम इसको वापस कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये चार्जेस वगैरह का प्लीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड और यहाँ पर ये N डबल बॉन्ड O। तो कुल मिलाकर इस केस में मॉलिक्यूल बन जाता है नाइट्रोबेंजीन। तो एक बार फिर से मैंने बोला HNO3 और H2SO4 का जो मिक्सचर होता है इसको बोलते हैं नाइट्रेटिक मिक्सचर। की रिएक्शन बेंजीन से कराते हैं तो बनता है कंपाउंड नाइट्रोबेंजीन। ओके, ये स्टेप, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, पहले तो HNO3 और H2SO4 से कौन जनरेट होगा, इससे जनरेट होगा यहाँ पे कौन, नाइट्रोनियम आयन। तो नाइट्रोनियम आयन एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा किस पर, बेंजीन पर। बेंजीन पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, पहले सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप क्या होगा, HSO4 एज ए बेस अटैक करेगा, जिस पर NO2 का अटैक हुआ था वहां से ही डीप्रोटोनेशन होगा और वापस से ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होकर कंपाउंड क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे बना दें, बहुत ज्यादा यहाँ बन रहा है, ये O माइनस हमने ऐसे बना दिया। आई थिंक अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक खास बात बहुत अच्छी है, वो भी समझिएगा। एक वर्ड आता है काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ये क्या होता है समझना। यहां पर देखो, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, समझना। C6H6 की रिएक्शन अगर हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर से करें, किससे करें, NM का मतलब नाइट्रेटिंग मिक्सचर।
अब हम यहां पर लेते हैं C6D6, मतलब जितने भी हाइड्रोजन एटम हैं इन सबको हम ड्यूटेरियम से रिप्लेस करते हैं। व्हाट इज ड्यूटेरियम? आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और इसी की रिएक्शन हम किससे करें? Nm से करें। और थर्ड C6T6, इसकी भी रिएक्शन हम किससे करें? Nm से करें, मतलब नाइट्रेटिक मिक्सचर से करें। तो हम ये मान के चले कि इसका रेट R1, इसका रेट R2 और इसका रेट R3 है। अब हमें कंपेयर करना है, बताइए R1, R2, R3 जो रेट है वो क्या होगा। तो देखो इस केस में याद रखिएगा, यहां पर ये जो रेट है R1 ऑलमोस्ट इक्वल्स टू R2 एंड R2 इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू R3। मीन्स ये जितना भी रेट होगा ये सब एक जैसा होगा। इसका मतलब यहां पर आइसोटोप्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा। एक में हम कहेंगे कि इस रिएक्शन में जो इस टाइप के रिएक्शंस होंगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अब इसको समझो। देखो जब बेंजीन पर नाइट्रोनियम आयन का अटैक हुआ था तो ये फर्स्ट स्टेप ही क्या होता है? आरडीएस होता है। फर्स्ट स्टेप ही आरडीएस होता है। और सेकेंड स्टेप क्या होता है? ये तो फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। अब जरा देखो यहां पर हो क्या रहा था, CH का बॉन्ड कब ब्रेक हो रहा है? फर्स्ट स्टेप में या सेकेंड स्टेप में? तो ठीक से आप देख रहे हैं CH का बॉन्ड ब्रेक सेकेंड स्टेप में हो रहा है, जो कि आरडीएस का पार्ट नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर H रखो चाहे D रखो या T रखो, बॉन्ड स्ट्रेंथ का इस स्टेप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस टाइप की जो रिएक्शंस हैं इसमें काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। चलिए ये हुआ। अब यहां पर एक चीज और देखो, बेंजीन का अगर हम नाइट्रेशन करते हैं तो कंपाउंड बनता है नाइट्रोबेंजीन। अगर इसी रिएक्शन को हम कंटिन्यू रखें तो क्या होगा, अब इसको समझना। देखो देखिए ये हमने यहां पर बेंजीन लिया, इसकी रिएक्शन हमने करवाई कॉन्सेंट्रेट HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से, ठीक है, से यहां पर बना नाइट्रोबेंजीन। टेम्परेचर होता है अराउंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब देखो अगर इसी रिएक्शन को फिर से कंटिन्यू करें, मीन्स कॉन्सेंट्रेट HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4, तो इस रेशियो को अगर हम कंटिन्यू करें तो क्या होगा? नाइट्रो ग्रुप कैसा होता है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो इस केस में वापस नाइट्रेशन होगा, तो जो सेकेंड नाइट्रो ग्रुप होगा वो अब अटैच्ड होता है कहां पर? मेटा पोजीशन पर। तो अच्छा, इसमें जो टेम्परेचर होता है वो अराउंड 80 डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायर्ड होता है। मतलब स्टार्टिंग में 50, तो बाद में टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। क्यों बढ़ाना पड़ता है? बिकॉज नाइट्रो ग्रुप के आने से रिंग कैसी हो जाती है? डीएक्टिवेटिंग। तो रिएक्शन बढ़ाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। और अगर इसका फर्दर नाइट्रेशन करें तो बहुत, मतलब इस प्रोसेस में जो अगर इसको हम कंटिन्यू करें तो इसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है और अल्टीमेटली कंपाउंड बनता है ट्राई नाइट्रोबेंजीन। याद रखना, TNB बोलते हैं शॉर्ट में, दैट इज ट्राई नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। ये हुआ बेंजीन का कंप्लीट नाइट्रेशन। अब इसी में देखो अगर बेंजीन की जगह हम यहां पर टोल्यूइन ले लें तो याद रखिएगा ये हमने लिखा कॉन्सेंट्रेट HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4। टेम्परेचर थोड़ा सा कम रिक्वायर्ड होता है बिकॉज टोल्यूइन का जो नाइट्रेशन होता है वो बेंजीन के नाइट्रेशन से 10 टाइम्स मोर फास्टर होता है। रीजन जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ CH3। बोला था मैंने CH3 कैसा ग्रुप होता है? वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। चूंकि वीक एक्टिवेटिंग है तो एक्टिवेटिंग ना, तो बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को ये बढ़ा देता है। तो याद रखना इस केस में पहले तो मॉलिक्यूल बनता है ऑर्थो नाइट्रोटोल्यूइन प्लस एक और बनता है पैरा नाइट्रोटोल्यूइन। और अगर
इसका फर्दर नाइट्रेशन करें तो अल्टीमेटली कंपाउंड बनता है CH3 तो अपनी जगह फिक्स है, सभी ऑर्थो और पैरा पर नाइट्रो ग्रुप आ जाता है। इसको कहा जाता है TNT। TNT का मतलब क्या हुआ? दिस इज ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, ये याद रखना है। ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन कंपाउंड बनता है और ये होता है एक्सप्लोसिव होता है, याद रखिएगा, बारूद होता है, नाम सुना होगा TNT। तो ये फेमस कंपाउंड इससे बनता है टोल्यूइन के नाइट्रेशन से। चलिए ठीक है, और एग्जांपल यहां पर हम ले सकते हैं। एक ये याद रखिएगा, अगर फिनोल की रिएक्शन हो कॉन्संट्रेट HNO3 प्लस कॉन्संट्रेट H2SO4 से करें तो इस केस में यहां पर ये कंपाउंड बनता है ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है। इसका कॉमन नेम भी होता है पिक्रिक एसिड, लेकिन याद रखिएगा पुअर यील्ड ये बहुत कम बनता है बिकॉज जो HNO3 होता है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये फिनोल को, क्योंकि ये रिंग हाईली एक्टिवेटेड रिंग है, तो याद रखना ये फिनोल को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो फिनोल को ऑक्सीडाइज करने से ये मॉलिक्यूल भी बनता है, इसको बोलते हैं पैरा बेंजोफिनोल, ये याद रखना। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर फिनोल का नाइट्रेशन करें, होता तो है कंपाउंड ये भी बनेगा, बट यील्ड बहुत कम आती है। रीजन क्या है? बिकॉज फिनोल का ग्रुप कैसा होता है? हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप होता है। तो याद रखो, अगर हाईली एक्टिवेटेड रिंग है तो HNO3 इसको ऑक्सीडाइज करके इस टाइप का कंपाउंड बना देता है, जिसको बोलते हैं पैराबेंजोकिनोन। अब ये कैसे बना, इसके मैकेनिज्म पे जाने की जरूरत नहीं है, बस याद रख लेना ये कंपाउंड इसके अंदर बनता है, जिसको बोलते हैं पैराबेंजोकिनोन। तो ये हुआ फिनोल का नाइट्रेशन। बट अगर सपोज फिनोल का नाइट्रेशन हम डाइल्यूट HNO3 के प्रेजेंस में करें, कंसिडर करिए डाइल्यूट ले लें, तो फिर यहां पर ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो प्रोडक्ट बन जाते हैं, ये याद रखना, ठीक है। ये लिखा OH एंड NO2। तो अगर डाइल्यूट HNO3 लेते हैं तो इसमें कैसे बनता है? पैरा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। ये हुआ। इसी के बाद एक रिएक्शन और आती है, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। ये लिखा। इसकी रिएक्शन अगर हम कॉन्संट्रेट HNO3 से करें इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्संट्रेट H2SO4, तो देखो इस केस में यहां पर क्या होना चाहिए? NH2 मैंने तुमसे बोला था ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो जो नाइट्रो ग्रुप है वो कहां पर आना चाहिए? ऑर्थो पे और पैरा पर। लेकिन इसमें देखो जो प्रोडक्ट होते हैं वो एक तो ये बनता है पैरा नाइट्रो एनिलीन, एक और बनता है मेटा नाइट्रो एनिलीन, और एक प्रोडक्ट और बनता है, इसको कहते हैं ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। और देखो खास बात ये है, इसका ये होता है 51%, ये होता है 47% और ये होता है जस्ट 2%। कहने का मतलब हम जो कहते थे कि एनिलीन में NH2 ग्रुप कैसा होता है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, तो इसका मतलब ऑर्थो एंड पैरा बनना चाहिए था। बट बड़े ही आश्चर्य तरीके से देखा जाता है कि मेटा का अमाउंट इतना ज्यादा हो जाता है और ऑर्थो कम हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि मेटा इतना ज्यादा अमाउंट में कैसे बना। तो देखो इसका रीजन क्या है, यहां पर हम ले सकते हैं NH2, ये हमने लिया। अब देखो मीडियम कैसा है? एसिडिक मीडियम है, और यहां पर हमने लिया एनिलीन। एनिलीन खुद एक बेस है, तो ये बेस क्या करेगा? एसिडिक मीडियम में H+ से बॉन्ड बनाकर क्या बना लेगा? NH2H+ लेकर क्या बना देगा? NH3+ बना लेता है।
और जैसे ही NH3 प्लस आया तो ये अब जो ग्रुप था जो पहले स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग था ये अब स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग हो जाता है। और जैसे ही डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा वैसे ही फिर ये शुरू कर देगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा। आई बात समझ? तो यही रीजन है कि NH3 बनने के कारण, NH3 प्लस बनने के कारण इसका मेटा आइसोमर भी कंसिडरेबल अमाउंट में बनता है, ये याद रखना। ठीक है, चलिए ये हुआ कई सारे कंपाउंड्स का नाइट्रेशन हमने लिया है। एक यहां पर और एक चीज याद रखना, जो नाइट्रेटिक मिक्सचर हमने लिया था, अच्छा एक चीज और उसके पहले हम लोग अगर हमें एनिलीन का ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो प्रोडक्ट बनाना हो तो क्या करेंगे? ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो प्रोडक्ट बनाना हो तो क्या करेंगे? उसमें याद रखना सबसे पहले जो एनिलीन होता है उसकी रिएक्शन करते हैं CH3COCl से। इसको बोलते हैं क्या? एसिटाइल क्लोराइड। ये नेम आपको पता होगा। तो जब इसकी रिएक्शन इससे होती है, दिस इज एनिलीन, बताइए क्या होगा? N का ये लोन पेयर अटैक करेगा, C पर पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, O पर देन रिटर्न होगा और यहां से Cl को लीव कर देगा। तो यहां से H और यहां से Cl, कुल मिलाकर यहां से HCl अलग होगा और इसमें बनेगा बेंजीन से अटैच्ड NH देन CO CH3, ये बना। इसको बोलते हैं एसिड एनिलाइड। याद रखना इस कंपाउंड का नेम होता है एसिड एनिलाइड। एक नाम और होता है एन फिनाइल इथेन अमाइड, ये भी इसको बोल सकते हैं एन फिनाइल इथेन अमाइड। अब देखो ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से जो NH2 ग्रुप पहले स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग था वो अब कन्वर्ट किसमें हो गया? मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। बताया था मैंने मॉडरेटली। ठीक है, अब मॉडरेटली ग्रुप में कन्वर्ट हुआ है। अब इसकी रिएक्शन अगर हम HNO3 और H2SO4 से करें कंसंट्रेट से, तो इस केस में कंपाउंड बनता है एक तो NHCOCH3NO2, एक तो ऑर्थो आइसोमर बनता है और एक पैरा आइसोमर भी बनता है। बने। अब इसके बाद लास्ट में क्या कर देते हैं? रिएक्शन इनका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हाइड्रोलिसिस करने से क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड होगा, कौन सा? अमाइड लिंकेज जो होगा, जो अमाइड बॉन्ड होगा, इस बॉन्ड का यहां से ब्रेक हो जाएगा। कैसे होगा? इस पर आएगा H और इस पर आएगा OH। तो अब इसमें फाइनली प्रोडक्ट बनता है यहां पर तो NH2 और यहां पर NO2 प्लस एक तो बना ऑर्थो आइसोमर और एक बनेगा कौन सा? पैरा आइसोमर, प्लस साथ में अलग हो जाता है CH3COOH। तो ये याद रखो कि अगर एनिलीन का नाइट्रेशन करना है और सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर बनाना है तो पहले एनिलीन की रिएक्शन किससे करते हैं? CH3COCl से करेंगे, जिससे कंपाउंड बनता है एसिड एनिलाइड। ये ग्रुप कैसा होता है? मॉडरेटली एक्टिवेटिंग। ठीक है, नाइट्रेशन करेंगे तो बनेगा ऑर्थो नाइट्रो एसिड एनिलाइड एंड पैरा नाइट्रो एसिड एनिलाइड। और लास्ट स्टेप क्या होता है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने पर अमाइड वापस कन्वर्ट किसमें हो जाता है? NH2 ग्रुप में। तो इस टाइप से हम एनिलीन से ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स बना सकते हैं। अब देखो, ठीक है, ये तो हुआ नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। अब नाइट्रेशन की कुछ और थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, जरा उनको आपको याद रखना होगा। याद रखो, अगर नाइट्रेटिंग मिक्सचर, देखो सबसे पहले तो हमने ये लिया था कॉन्सेंट्रेट HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4। अब देखो ये तो हम लेते ही हैं। HNO3 के अलावा कोई भी ऐसा एसिड जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा हो वो हम H2SO4 की जगह ले सकते हैं। जैसे HNO3 हमने लिया प्लस HClO4 भी, या फिर H3PO4 भी ले सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि इन सब की एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होती है, तो ये भी हम ले सकते हैं। इसके अलावा एक ये भी लिया जाता है NO2F प्लस BF3, ये भी लेते हैं। कैसे भाई, यहां पर क्या होगा, ये लुईस एसिड है, फ्लोरीन अपना लोन पेयर इसको देगा तो F पे चार्ज प्लस आएगा तो ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करके अलग हो जाएगा, मतलब लोन पेयर सिग्मा बनेगा तो ये बॉन्ड टूट के कहां चला जाएगा, F के पास। तो भी यहां से कौन फ्री होगा, NO2 प्लस फ्री होगा, नाइट्रोनियम आयन जनरेट होगा। या फिर इसके अलावा ये और देखो, कॉन्सेंट्रेट HNO3 भी ले सकते हैं कुछ स्टेशन में, इसको भी ले सकते हैं, याद रखना। तो ये सब के सब क्या है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, ठीक है, तो ये याद रखना। अच्छा, एक चीज इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है कि जैसे सपोज ये मॉलिक्यूल हमें दे रखा हो, यहां पर CONH, या चलिए इसको यहां पर लिख लेते हैं, ये हमको दे रखा है, रिएक्शन करा है NM से। NM का मतलब नाइट्रेटिंग मिक्सचर से, मतलब इसका नाइट्रेशन करना है। तो मैं ये बताना है जो नाइट्रो ग्रुप है वो कहां पर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें याद होगा, एरोमेटिक के हमने स्टार्टिंग में करे थे कि अगर ये कंपाउंड दे रखा हो तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां पर होगा। तो बताइए इस केस में नाइट्रो ग्रुप का जो अटैक होगा वो किस पर होगा। तो एक बार फिर से देखो, CO का इफेक्ट इस रिंग के लिए -M, इसका इफेक्ट तो -M, और इसके लिए इसका इफेक्ट मतलब इस N के लोन पेयर का बेंजीन पर इफेक्ट +M। तो ये रिंग तो डीएक्टिवेटेड रहेगी और ये रिंग एक्टिवेटेड रहेगी। तो इसका मतलब मेजर अटैक इस रिंग पर होगा, और वो कहां पर होगा, पैरा पर। क्यों भाई पैरा पे क्यों होगा बताइए। ऑर्थो पर भी तो हो सकता है ऑर्थो पर, बट ऑर्थो पोजीशन कैसा है, हिंडर्ड है, इसलिए मेजर अटैक कहां पर होगा, पैरा पर होगा। ठीक है, इसी टाइप से अगर हमें ये मॉलिक्यूल दे रखा हो, नेपथलीन दे रखा है, रिएक्शन नाइट्रेटिंग मिक्सचर से करें, तो मैंने तुमसे कहा था कि इलेक्ट्रोफाइल का मेजर अटैक कहां पर होता है, अल्फा पर होता है। याद रखो, अल्फा पोजीशन में मेजर अटैक होता है ताकि प्लस यहां पर आए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमको बनाना आना चाहिए। तो ये हुआ कंप्लीट नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन अब हम लेंगे फ्रेडर क्राफ्ट रिएक्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्रेडर क्राफ्ट से ही स्टार्ट करेंगे।